एक दौर शुरुआती बहुत अच्छा था। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के अंदर सभी एक्टिविटी में भाग लिया करते थे। जितने भी दोस्त थे, हमारे जो फ्रेंड सर्कल था, वो सब हमसे जुड़ा रहता था और सबको हमारा कॉलेज में आने का इंतजार रहता था। जो निगम का कार्यकाल था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल था, क्योंकि उस कार्यकाल के दौरान ही देश और दिल्ली ने एक बहुत बड़ी आपदा को सहा था। और मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा या मेयर रहा, निगम पार्षद, महिला निगम पार्षद थी। और बहुत ही ठंड का समय था, -2 डिग्री 3 डिग्री की ठंड थी, बारिश थी, लेकिन हम बहुत ही दृढ़ता से, निश्चय से वहाँ बैठे रहे, लोगों की आवाज़ को उठाया और हमने ये बताया कि हम लोगों को लड़ भी सकते हैं, हम हड़ताल भी कर सकते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री का रास्ता बंद भी कर सकते हैं। पहला वेव कोविड की आई, उस समय लोगों के लिए काम करने की जरूरत थी, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए योजना बनानी थी। लेकिन मैंने देखा अरविंद केजरीवाल और उनके सारे विधायक होम क्वारंटाइन हो गए। कोविड काल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे, जिन्होंने हमेशा कहा है ठीक से काम करो, मिलकर काम करो, एक दूसरे के सहयोग से काम करो। चुलबुल टॉक में स्वागत है। हमारे साथ में महापौर पूर्व हैं जेपी जी। जेपी जी, फनी वीडियो के लिए फिर स्वागत। देखा गया है कि आपकी राजनीतिक दौर में शुरुआती दौर किस कदर रहा? राजनीतिक दौर शुरुआती बहुत अच्छा था। हम छोटे थे जी, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के अंदर सभी एक्टिविटी में भाग लिया करते थे। तो स्कूल में चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चर प्रोग्राम हो, सबके अंदर लीडर बन के काम करते थे। तो वहीं से हमारी नेतागिरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद छात्र जीवन में कॉलेज के अंदर अपना कॉलेज का चुनाव लड़ा और काम करते करते यहाँ तक पहुँच गए। बाकी आप कॉलेज की बात करी जाए तो कॉलेज में एक दो फनी किस्से आपके साथ हुआ है जो स्टूडेंट के साथ में हमेशा हंसी मजाक होते रहा है। उसका एक कहानी शेयर करें जरा, जो फनी वीडियो भी आई हुई थी एक बार कि आपकी जो लंबी कहानी थी कॉलेज में फ्रेंड के साथ में, वो क्या फनी किस्से थे? कॉलेज के अंदर हमारे जितने भी दोस्त थे, हमारे जो फ्रेंड सर्कल था जी, वो सब हमसे जुड़ा रहता था हमेशा और सबको हमारा कॉलेज में आने का इंतजार रहता था, क्योंकि हम हंसते खेलते सभी अपने दोस्तों का काम कराया करते थे। और कहीं भी किसी को कोई समस्या होती थी, उस समस्या के अंदर समाधान बन के खड़े हो जाते थे, जिसके कारण से कॉलेज का छात्र जीवन बहुत अच्छा निकला और वहाँ पर वहीं से हमारी राजनीतिक जीवन भी स्टार्ट हुआ। और जो लोग उस समय मुझसे जुड़े, आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं। बाकी कॉलेज के दौर किस कदर रहा? शुरुआती दौर जैसे घरों में जो पापा एक बात कहते थे कि बेटे ये काम नहीं करना, वही काम करते थे, ये क्या था किस्सा? घर के अंदर क्योंकि काम का भी महत्व होता है, सो हमारा जो काम था दूध का काम था। तो सुबह जल्दी उठना, दूध घर घर जाके दूध सप्लाई करना, फिर जल्दी से भागना और फिर बस पकड़ना, बस पकड़ के कॉलेज जाना। कभी बस लेट हो गई तो बस वाले से कभी झड़प भी होती थी, बाद में फिर दोस्ती भी होती थी। फिर बाद में इतनी दोस्ती हो गई कि बस वाला जब तक हम जाते नहीं थे हमारी उस पर से हिलती नहीं थी, तो जब हम जाते थे फिर वो चलती थी और दोस्त भी इंतजार करते थे। और सबको पता था कि घर में काम है और जो हमारा नेता है वो घर का काम भी इतनी शिद्दत से करता है जितने हमारे काम करता है। हाँ, बाकी जो दूध की बात कर रहे थे, एक ऐसा दौर आया था कि उस टाइम आप टाइम पे 5 बजे जाना था, बाकी 5 बजे आप नहीं जगे तो आपके फादर बहुत डांटे फटकारे, वो क्या किस्सा था? आखिर क्या रीजन था कि ऐसे लेट हो गई थी या दोस्तों के साथ में मस्ती में लेट हो गया था? घर के अंदर हमेशा बड़ों का डर रहना चाहिए। कोई भी हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, जब हमारा अपने माँ बापों के साथ एक कनेक्ट होता है और हमें डर रहता है, तो जब भी हम 10 मिनट या 20 मिनट भी देरी से आते हैं तो डांट तो पड़ती है। तो एक बार कॉलेज से आते आते शाम को 5 बज गए, जबकि रोज़ हम 1:30 बजे 2 बजे घर कॉलेज से घर आ जाया करते थे। उस दिन लेट आए तो अपने दोस्तों के सामने डांट खानी पड़ी। तो जो माँ बापों की डांट है वो हमेशा काम करती है और आपको सिखाती है, और माँ बापों की डांट एक तरह से आपको निखारने का काम करती है। और हमारे को जितना हमारे माँ बापों ने निखारा उतना ही निखर के आज हम लोगों के सामने। बाकी घर में मम्मी या पापा से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता था, किससे? नहीं, पिता का डर तो हमेशा ही डर होता है, माँ का भी डर होता है। और माँ हमेशा इंतजार करती थी वे लेट क्यों हो गए। माँ के दिमाग में बच्चे के प्रति एक श्रद्धा होती है, कहीं किस कारण से लेट हो गया, कहीं कुछ बात तो नहीं हो गई। पिता के दिमाग में डर रहता है बच्चा बाहर जा रहा है, घूम रहा है, तो कोई
गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, लेकिन माँ बापों के डर के कारण से, उनके संस्कारों के कारण से कभी हम गलत रास्ते पे नहीं गए। हमेशा लोगों के लिए काम किया और लोगों के लिए काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। राजनीति के दौर में जब निगम पार्षद बने तो उस टाइम के दौर क्या था, किस कदर से गुजरा? जो पहला चुनाव था तो बड़ा कठिन था, क्योंकि पूरी दिल्ली में जिस तरह से संघर्ष आपने किया, निगम के चुनाव में कितनी संघर्ष करना पड़ा था आपको? देखो, मेरा जो निगम का कार्यकाल था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल था, क्योंकि उस कार्यकाल के दौरान ही देश और दिल्ली ने एक बहुत बड़ी आपदा को सहा था। और मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा या मेयर रहा, उस दौरान दिल्ली के अंदर कोविड काल था और कोविड काल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमारे संगठन द्वारा दिए गए कार्य, फीड द नीडी कार्यक्रम हो, चाहे सेवाई संगठन कार्यक्रम हो या निगम के द्वारा लोगों को राहत देने का काम हो, हम हमेशा फील्ड में ही रहा करते थे और फील्ड में रह करके लोगों की मदद क्या करते थे। तो वो दिन हमेशा मेरे मेमोरी में रहेंगे, क्योंकि वो संघर्ष काल भी था, जहाँ एक तरफ पूरी नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे चले जाया करते थे, उनकी हड़तालों को तोड़वाना, उनसे बात करना, उनके लिए रेवेन्यू राजस्व इकट्ठा करना, लोगों को पर भी भार ना पड़े, उनको भी रेवेन्यू मिल जाए। तो ऐसी अनेक हम योजनाएं, स्कीमें लेकर के आए थे, जिसका लाभ हमें भी मिला, जिसका लाभ निगम को भी मिला, जिसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिला और जनता को भी मिला। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि संघर्ष सफाई कर्मचारी के लिए कि या निगम की बात करी जाए, कई ऐसी समस्या आया कि आपके साथ में लोग जो भी हुआ आम आदमी पार्टी के लेकर बहुत वो सुर्खियों में रहा। क्या वो किस्सा था कि अरविंद केजरीवाल के घर पे भी धरना देना पड़ा 1 महीने तक? ऐसा क्या किस्सा था सर? देखिए, दिल्ली नगर निगम हमेशा सहयोग से चलती है। दिल्ली के अंदर जितने प्रकार के भी टैक्स इकट्ठे होते हैं, चाहे दिल्ली सरकार इकट्ठी करती है, उसमें नगर निगम का एक अपना हिस्सा होता है। और दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ रुपये बकाया था। जितने भी हमारे फाइनेंस कमेटी की सिफारिशें थी, 3rd की, 4th की, उसके हिसाब से अगर लगाते तो हमारे को बहुत पैसा दिल्ली सरकार को देना था। लेकिन दिल्ली सरकार ने उन सब रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर तो रखा, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं, जिसके कारण से नगर निगम में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे थे कि हमारा पैसा हमें दिया जाए, और वो पैसा हमें उन्होंने देने से मना किया। तो हम 13 दिन लगातार उनके घर के बाहर हड़ताल पे बैठे। 30 निगम पार्षद मेरे साथ थे, जिसमें लगभग 18 निगम पार्षद महिला निगम पार्षद थी, और बहुत ही ठंड का समय था, -2 डिग्री 3 डिग्री की ठंड थी, बारिश थी, लेकिन हम बहुत ही दृढ़ता से, निश्चय से वहाँ बैठे रहे, लोगों की आवाज़ को उठाया और हमने ये बताया कि हम लोगों के लिए लड़ भी सकते हैं, हम हड़ताल भी कर सकते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री का रास्ता बंद भी कर सकते हैं। वो एक दौर अलग था कि जिस टाइम में आपने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया था, जैसे आपने कहा कि महिलाओं थे, और जो दौड़ था उस दौड़ में क्या क्या समस्याएं आई? जैसे आपने खाना पानी सब कुछ त्याग दिया था 13 दिन के लिए, जो देखा कि वो सुर्खियों में रहा, उसको लेकर हमेशा आप चर्चित में रहे। आखिर उससे क्या रीजन हो गई कि वो बिल्कुल एक दूसरे पे अटल रहे? देखिए, जिस संस्था में आप काम करते हो और उस संस्था के निमित्त जो भी आपकी जिम्मेदारी है, तो जब मैं दिल्ली का मेयर था, दिल्ली में 3 नगर निगम थी, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराओ। दिल्ली के नगर निगम के जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह समय पे मिल सके, उसके लिए संघर्ष करो। तो अपने कर्मचारियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए लगातार हम काम कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, और उसका हमें लाभ भी मिला। हम कुछ फंड्स अपना हिस्से का लेके भी आए, जो फंड हमारा लेट कर दिया जाता था वो समय पाया, तो ताकि कर्मचारियों को हम सैलरी भी दे पाए। लेकिन वो बहुत संघर्ष का और संकट का समय था। उस संघर्ष और संकट के काल में हर व्यक्ति काम भी नहीं कर सकता, लेकिन हम जिस संगठन से आए हैं उस संगठन के अंदर काम करना ही सिखाया जाता है। और वहाँ की कार्य पद्धति यही है कि विपरीत परिस्थितियों में आप किस तरह से काम कर सकते हो, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे रिजल्ट दे सकते हो, और जो संगठन से को हमसे अपेक्षा थी वो हमने पूरा करने की कोशिश की। कोविड काल की दौड़ देखा गया कि आप
जिस तरह से मेहनत कर रहे थे आप, बीजेपी की बात करी जाए पूरा टीम लगी हुई थी पूरी दिल्ली में, बाकी वहीं आपदा की बात करी जाए तो बिल्कुल अपने शीश महल पे लगे रहे बनाने में। क्या उस टाइम के दौर रहा जो कोविड काल में लोगों को बाहर जाने में समस्या, मेडिकल से लेके हर एक चीज़ सुविधा नहीं मिल पाती थी, बाकी बीजेपी जगह जगह टेंट लगा के खाने पीने से लेकर जाने तक की अरेंजमेंट किया, बाकी दिल्ली सरकार उस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में 11 साल आम आदमी पार्टी शासित अरविंद केजरीवाल सरकार ने शासन किया। जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा और पहला वेव कोविड की आई, उस समय लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए योजना बनानी थी, लेकिन मैंने देखा अरविंद केजरीवाल और उनके सारे विधायक होम क्वारंटाइन हो गई, कोई भी फील्ड में नज़र नहीं आ रहे थे। पहला लॉकडाउन लगाया इसलिए गया था कि हम जब सब चीज़ें खोलेंगे और जब वायरस से लड़ेंगे तो उस समय जो वेव आएगी उससे कैसे लड़ पाएंगे। एक तरफ भारत सरकार थी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जहाँ कोविड के वैक्सीन की तैयारी करी, पीपीई किट्स, वैक्सीन, ग्लव्स, अनेक प्रकार के ऐसे लॉजिस्टिक थे जिनको जो हमारे को करने थे, बेड बनाने थे, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी थी, जगह जगह अस्पतालों का निर्माण करना था। एक तरफ दिल्ली सरकार थी जो अपने शीश महल की तैयारी कर रही थी, जो शराब नीति बना रही थी, हम लोगों को बचाने की कर रहे थे कोशिश, वो शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो दोनों सरकारों में ये अंतर था और वही शीश महल, वही आपदा अब उनके ऊपर आगे पड़ी है। क्योंकि जब आप असंवेदनशील हो जाओगे, जब आपका लोगों के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी आप महसूस नहीं करोगे तो आप ऐसे ही काम करोगे, जिसका रिजल्ट आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को झेलना पड़ा है। और आज हमें खुशी है कि हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और दिल्ली में सरकार लेकर के आए। जब आपने महापौर बने थे उस टाइम की दौड़ में और सिचुएशन जो पब्लिक के झूम बढ़ा था लगातार जगह जगह पे, आपका एक देखा गया है कि कोई भी प्रोग्राम होता था, अगर 10 बजे का टाइम है तो आप करेक्ट 10 बजे ही पहुंचते थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी है उनको टाइम 10 बजे का दिया जाता तो 11 बजे आते हैं, क्योंकि आप एक टाइम से पचवड़ होते थे और काम को जिम्मेवारी से निभाते थे। देखो, जिम्मेदारी समझना और उसको निभाना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं हो तो फिर आपको जिम्मेदारी किस बात की। तो वर्तमान में जो लोग सत्ता के अंदर है वो समय का सदुपयोग नहीं करते, समय कोई होता है पहुंचते कभी है, तो लोगों की समय का भी उतनी वैल्यू जितने हमारे समय की है। तो अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि हम सब जगह समय में पहुंच सकें और जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं उन पर खरे उतर सकें। सर, ये चीज़ जानना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कॉलेज लाइन में, स्कूल के कॉलेज बोल रहे हैं कि जो लाइन था, फ्रेंड तो होगी, वो फ्रेंड का किस्सा क्या था जो आपके दौड़ एक दूसरे के पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे, क्या किस्सा था सर? ये तो आप जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर आप उसको ठीक से निभाओ, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो उन्हीं संस्कारों में बंध करके हमने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हम आगे चले और आज तक मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था आज भी हमारा फ्रेंड सर्कल है और अब भी हम कभी किसी को ज़रूरत पड़ते तो एक दूसरे का काम आते हैं। कॉलेज के जो दोस्त हैं आज भी बरकरार साथ में हैं, जो कोई ज़रूरत पड़ता है तो याद करते हैं यहाँ पे, या वो याद करते हैं? बिल्कुल, मेरे स्कूल टाइम के दोस्त, पहली से 5वीं तक के दोस्त, 5वीं से 10वीं तक के दोस्त, 10वीं से 12वीं तक के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उसके बाद अनेक प्रकार की फील्डों में जहाँ जहाँ हमने काम किया वो सभी दोस्त आज तक हमसे जुड़े हुए। और जब भी किसी को जरूरत होती है वो नहीं संकोच मेरे घर आते हैं, जब भी किसी के साथ की समस्या होती है हम समाधान मन के उनके लिए खड़े होते हैं। अस्पताल की बात करी जाए, कई ऐसे अस्पताल में समस्या लगातार बढ़ती गई थी। जिस टाइम आप गए थे वहाँ एक्सरे मशीन तक नहीं, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी। उस टाइम की दौड़ कितनी गुजरी थी जब पब्लिक या सफाई कर्मचारी चाहे आम पब्लिक जो आपके पास समस्या लेके आते थे, आप अस्पतालों में जाते तो क्या हालात होती थी? देखो, वो दौर बहुत खतरनाक दौर था। उस दौर के में जब हम जाते हैं और वो सीन जब सामने आता है तो बड़ी बेचैनी से हो जाती है। और ऐसे काल से निपटने के लिए बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए।
और हमारा सौभाग्य था कि वो कोविड काल में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे, जिन्होंने हमेशा कहा है ठीक से काम करो, मिल के काम करो, एक दूसरे के सहयोग से काम करो और विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों के लिए मददगार बन के खड़े हो। तो उस समय कम साधनों में लोगों के लिए हम ज़्यादा उपयोगी साबित हुए और यही सरकार का काम होता है। सर, आप पहली बार मोदी जी से मिलने गए थे, आशीर्वाद दिया, उन्होंने क्या एक लक्ष्य बोला था कि इस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ना, वो लक्ष्य क्या था? देखिए, मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, वो हमेशा देश भावना से काम करते हैं, नेशन फर्स्ट। तो आपके सबके काम के अंदर हमेशा देश भावना रहनी चाहिए, राष्ट्र भावना रहनी चाहिए। मिठाई गिफ्ट बांटना, दिवाली मिलन होती थी, मगर वहाँ एक महिला आई थी, जैसे आपने हाथ जोड़ा उनके आंखें नम हो गई। वो आंखें नम होने के राज क्या थी कि रोते हुए भी आपको आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो आप मनोकामना मांग रहे हो वो पूर्ण होगा। वो क्या था, उनकी आंखें नम क्यों हुई थी? देखिए, मैं हर वर्ष जो दिवाली मनाता हूँ वो अपने सफाई कर्मचारियों के साथ मनाता हूँ और विशेषकर से जो हमारी महिला सफाई कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से बुलाते हैं। तो जब आप शीर्ष पद पे होते हो उस समय आप अपने सबसे छोटे वाले कर्मचारी के साथ बैठ करके त्योहार को सेलिब्रेट करते हो, त्योहार मनाते हो, तो निश्चित रूप से आंखें नम होना स्वाभाविक है। तो वो सब जो बहनें थी वो उनको इस बात का बड़ा खुश हुई कि मैं मेयर पद से हटने के बाद भी जब मैंने दिवाली मनाई तो उनको लगा कि शायद अब भैया दिवाली नहीं मनाएंगे। और जब हम निगम पार्षद से हट गए उसके बाद भी फिर हमने वो कार्यक्रम किया तो लोगों को लगा नहीं, ये तो हर वर्षों वर्ष तक इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। तो जब आप लोगों को आत्मीयता से जोड़ते हो, अपने पास बुलाते हो, उनको सम्मान देते हो, तो आंखें नम होना स्वाभाविक है। और गरीबों की जो दुआएं होती है वो दवाई से ज़्यादा काम करती हैं। आज भी गरीबियों की दुआएं, आशीर्वाद हमेशा बरकरार मिलते रहा है। बाकी जो आपने कहा कि आंखें नम हो गई, अभी फ़िलहाल की बात करें कि अभी प्रोग्राम हुआ था एजेंसी में, आपने उस पार्टी में खाने पीने की व्यवस्था कर रखी और सफाई कर्मचारी के जो मान सम्मान मिला, आज वो भी मान सम्मान के लिए लोग तरसते हैं कि आपके जैसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया जो उस तरह से मान सम्मान मिले। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये सब संस्कारों की बात है और संस्कार आपको कहाँ से मिलते हैं, विचार आपको कहाँ से मिलते हैं? संस्कार विचार आपको परिवार से मिलते हैं, संस्कार विचार आप जिस संगठन में काम करते हो उससे मिलते हैं। तो सबसे पहले माँ बापों से संस्कार मिले, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े, वहाँ से विचार मिला। अब वहाँ तो सारा विचार ही समरसता का है, वहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई जाति नहीं है। वहाँ तो सब सनातनी है, सब हिंदू धर्म है, सब इस देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। और फिर जब आप जिस राजनीतिक संगठन में काम करो वहाँ के विचार क्या हैं, तो जो हमारे संगठन की विचारधारा, वहाँ की कार्यपद्धति हमेशा लोगों को जोड़ने की है, लोगों की मदद करने की है। तो वो विचार संगठन के, परिवार के, बड़ों के हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं और उसका हम आनंद उठाते हैं। बाकी एक हैंडीकैप कई बच्चे आए हुए थे जिन्हें आपने अपने पैसे से उनके रिक्शे दिए, जो आज भी वो व्यक्ति रोड पर चलता है तो आपका ही स्टिकर लगा के घूमता है। उसका दौर क्या रहा उस टाइम के, जो ऐसे आया था? बाकी जब आपके पास आया तो आपने एक ही बात कही कि बेटा आप मेरे पास आए हो तो आप खाली हाथ ही नहीं जाओगे। जब आपने रिक्शा दिया तो उस टाइम के लेकर अभी तक रिक्शा पर आज भी आपका फोटो नाम लेके घूमता है। क्या उसकी दौड़ थी जिस टाइम वो आया था? मैंने कोई चाहे दिव्यांग है, चाहे कोई गरीब है, किसी रूप से भी मजबूर है, तो अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए। तो जब वो दिव्यांग बच्चा मेरे पास आया तो उसको ट्राईसाइकिल की जरूरत था, तो हमने ट्राईसाइकिल मंगाई, उसको दे दी। आप जो काम कर रहे हो वो सचमुच में जो जरूरतमंद व्यक्ति वो जरूरतमंद है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। तो जब आप सचमुच में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हो तो लोग आपके पास आते हैं, फिर उनकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। जी, आप कितने भाई हैं? हम 7 भाई हाँ। और 5 बहनें हैं, हमारा बड़ा परिवार है। तो सबसे बड़े आप हैं? नहीं, मेरे से बड़े भाई थे, उनका स्वर्गवास हो। अच्छा, तो आप कितने नंबर है? 3 नंबर? मैं दूसरे नंबर का भाई हूँ, परिवार में मेरा 6ठा नंबर है। 6ठा नंबर है। बाकी इतने लंबे परिवार में आपकी संघर्ष की बात करी जाए, घरों में किस तरह से रोमांचक रहा, फैमिली के साथ की बात करी जाए तो भाई बहनों में किस तरह से किस्से रहे,
घरों की बात करी जाए तो? नहीं, हम जैसे बताया कि परिवार में हम 6 नंबर पे है तो केंद्र बिंदु हैं। तो बचपन से लेकर अब तक हम केंद्र बिंदु है, क्योंकि जैसे हम समाज को जोड़ते हैं, संगठन में जोड़ने का काम करते हैं, तो परिवार को भी जोड़ के काम करते हैं। तो सारा परिवार बंद मुट्ठी रहता है, जब जरूरत होती है एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है। और सभी भाई, सभी बड़ी बहनें, सभी मेहनती हैं, सभी के बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। आज सभी अपने अपनी फील्ड में सबका एक स्थान है। तो मुझे लगता है हमारे माता पिता का हमारे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ी आपकी बहन का आपका प्यार किस कदर रहा, शुरुआती दौर से लेके एंड तक अभी फिलहाल चल रहा है? पहले के दौर में और बचपना एक ऐसी गुजरती है कि मारपीट, छोटा छोटी मारा मारी, बहुत कुछ संघर्ष रहता है, स्कूल नहीं जाना, मारपीट करना। वो एक दौर क्या था कि जो आपस में लड़ते रहते थे कि आपके फादर हमेशा डांटते रहते कि आप लोग लड़ते क्यों? बाकी बचपना वो तो यही नहीं, बाकी वो बचपने की एक कहानी बता दें कि किस कदर चली थी। नहीं, सब अच्छा था। बड़ा परिवार में, बड़े परिवार के अंदर इतने बड़े परिवार को चलाना संभालना बहुत बड़ी बात है। हमारे माता पिता की हिम्मत थी, विशेषकर मेरी माता जी की, जो हमेशा ये चाहती थी कि मेरे बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख करके बड़े बने। और वो हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती थी, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे। तो हम सब ने पढ़ाई भी की और अपने भी फील्ड में कुछ स्थान भी प्राप्त किया। और अपने से बड़ा कोई भी होता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो भी एक तरह से माता पिता ही होते हैं। तो मेरा सौभाग्य है, मेरे बड़े भाई जिस समय स्वर्गवास हो गया, उन्होंने भी हमेशा एक अभिभावक के रूप में हम मेरा ध्यान रखा। और जो बड़ी बहनें वो भी हमेशा छोटे बच्चे की तरह ही पूरा ध्यान रखती हैं। और आज भी कभी भी कोई उनको कहना होता है तो डांट भी देती है, बुला भी लेती है और समझा भी देती है। और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो खुशी बहुत होती है। मतलब भाई बहन का प्यार एक अनमोल होता है कि जो अगर कोई खुशी हो या गम हो, कोई दौर ऐसा होता है कि बहन के पास कोई समस्या होता है तो भाई जाता है, भाई के पास कुछ होता है तो पहले बहन आती है। बाकी आज की जनरेशन की बात करी जाए और पहले में कितना डिफरेंस है कि आज भी जो बहनों को जिस तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए, जो आज के नवा युवक है वो उस तरह से नहीं मानते। उनके लिए क्या कहें? नहीं, वो सब संस्कारों की बात है। जब आप परिवार के अंदर एकजुट रहोगे, बड़ों का सम्मान करोगे और एक दूसरे की जरूरत बनोगे। जब जरूरत होती है तो अगर सब्जी में नमक कम होता है तो नमक भी मंगाया जाता है। तो हमेशा जरूरी नहीं, ज़रूरत बनो। जब हम ज़रूरत बनेंगे तो हम जरूरी भी हो जाएंगे। जरूरी होंगे तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि समय पे हम खड़े मिले। तो परिवार के अंदर भी यही बात है। सबसे छोटी बहन के साथ आपके व्यवहार, प्यार, मोहब्बत घरों में, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई एक दौर था, सबसे पढ़ने में भाई बहन में सबसे तेज कौन था, बहनों में या भाई में? हमारे सभी बहन भाई सभी पढ़ाई में अच्छे थे। जिसको जितना मौका मिला उसने अपने आप को साबित किया। मेरा छोटा भाई है, वो आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। और सभी ने पढ़ाई की, सब अपने अपने काम के अंदर आज सफल है। नहीं, जैसे आपने कहा कि भाई पढ़े लिखे हैं, आर्टिस्ट हैं, बहनों में कोई ऐसी कला है जो पढ़ लिख के कोई वो बनना चाहती, वो कोई कला को अपना दर्शाना चाहती थी, वो अपनी कला को नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार सब चीज़ें होती हैं। उस समय जो समय था उसके हिसाब से सबने अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया। मतलब घर परिवार की बात करी जाए तो बिल्कुल अपना अपना जगह संभाल लिया, सबने अच्छे से किया। ठीक है सर, जय हिंद।